सैगम साहब स्टार्ट करें। हाँ स्टार्ट कर दें। जी जी स्टार्ट कर दूं। हाँ जी, अच्छा अच्छा आपकी स्क्रीन शो हो। जी अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक अमीनो एसिड एंड प्रोटीन्स। अमीनो एसिड जो कि यहाँ पे मैंने एक टेबल आपको दिखाया हुआ है। इससे पहले मैं थोड़ा सा अमीनो एसिड पे बात करना चाहूँगा कि अमीनो एसिड हमारे पास एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें अल्फा कार्बन के साथ अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद होता है। इसके अलावा एक साइड चेन में आर ग्रुप है जिसमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप जो है वो मौजूद हो सकते हैं। अच्छा, अब जितने अमीनो एसिड हैं उनको 20 अमीनो एसिड की यहाँ पर हम बात करेंगे। इन 20 अमीनो एसिड को हम स्टैंडर्ड अमीनो एसिड का भी नाम देते हैं। फर्दर ये स्टैंडर्ड अमीनो एसिड से क्या मुराद है? स्टैंडर्ड अमीनो एसिड से मुराद वो हैं जो किसी तरह से भी हमारी बॉडी के अंदर यानी कि जो प्रोटीन है उसका पार्ट होते हैं, उनको स्टैंडर्ड अमीनो एसिड का नाम देते हैं। इनमें से 10 जो है वो एसेंशियल है और बाकी 10 जो है वो नॉन एसेंशियल है। एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल, इनके बारे में भी आप जानते हैं। नॉन एसेंशियल वो हैं जो हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होते हैं, जबकि एसेंशियल अमीनो एसिड वो है जो कि हमें अपनी डाइट से इनटेक करने होते हैं। खैर, ये तो चंद एक बातें थी अमीनो एसिड के बारे में। हम देखते हैं कि यहाँ पे इसी क्लासिफिकेशन अमीनो एसिड की क्लासिफिकेशन बेसिकली आपको बताना चाह रहा था। तो क्लासिफिकेशन हमने इनके आर ग्रुप की बेस पे की है। आर ग्रुप की बेस पे कुछ हमारे पास नॉन पोलर हैं, इसके अलावा एरोमेटिक है, पोलर हैं, पॉजिटिवली चार्ज है और नेगेटिवली चार्ज है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात, इनके एब्रीविएशन यानी कि इनके जो सिंबल हैं वो आपने यहाँ पर याद करने होते हैं। फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ये चाहते हैं कि हम टॉपिक को अगर स्टार्ट से करना चाहें। देखिए, अगर आप स्टार्ट से करना चाह रहे हैं तो फिर आपने अमीनो एसिड के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेने हैं। इसके अलावा आपको कम से कम इतनी क्लासिफिकेशन आनी चाहिए, आपको पता हो कौन से पॉजिटिवली चार्ज हैं, कौन से ऐसे अमीनो एसिड जो नेगेटिवली चार्ज हैं, इनमें से पोलर कौन से हैं, नॉन पोलर कौन से हैं या एरोमेटिक कौन से हैं। देखिए, पॉजिटिवली चार्ज में तो आपके पास आर्जिनिन, लाइसिन और हिस्टिडीन है। इसी तरीके से नेगेटिवली चार्ज में एस्पार्टेट है और ग्लूटामेट है। ये लास्ट टू हेडिंग जो है वो आपको बता रहा हूँ, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। इसके बाद आप एक और याद कर सकते हैं, एरोमेटिक अमीनो एसिड। एरोमेटिक में हमारे पास फिनाइल एलानिन है, टायरोसिन है और ट्रिप्टोफैन है। इसी तरीके से बाकी जो कैटेगरीज रह गई है हमारे पास, उसमें पोलर है या नॉन पोलर है। पोलर में आप चंद एक एग्जांपल याद कर सकते हैं, जैसे कि एस्पेराजीन है और ग्लूटामीन है। इनका नाम एस्पार्टेट और ग्लूटामेट से तकरीबन नाम एक जैसा है, लेकिन स्ट्रक्चर इनमें इनमें काफ़ी सारा फर्क है। तो खैर, आपने पॉजिटिव पोलर को याद कर लेना है। नॉन पोलर में आप चंद एक अमीनो एसिड जिनसे आप फेमिलियर हैं, जैसा कि ग्लाइसिन है, एलानिन है, इनके नाम एटलीस्ट, या मैथ्योनिन है, इनके नाम आप एटलीस्ट लाजमी तौर पे याद कर सकते हैं। फर्दर हम देखते हैं कि इनके जो सिंबल है, देखें कुछ बुक्स में आपको सिंगल लेटर से भी शो किए होंगे या फिर 3 लेटर से भी। तो अगर आप सिंगल लेटर इनके याद करना चाह रहे हैं तो देखेंगे कि बहुत सारे अमीनो एसिड जैसे ग्लाइसिन है, एलानिन है, इनको इनके फर्स्ट लेटर से ही हमने यहाँ पर डिनोट किया हुआ है या शो किया हुआ है। लेकिन कुछ और अमीनो एसिड हैं, जैसे कि टायरोसिन है, इसका सिंबल वाई। ये ऐसा क्यों है? इसका इसकी रीजन ये है क्योंकि और अमीनो एसिड जो कि जैसा कि थ्रियोनिन है उसको हम ऑलरेडी टी से शो कर चुके हैं। तो सेकंड लेटर में हमने वाई जो है यहाँ पर
लेटर यूज किया इसका सेकंड लेटर, ठीक है, टायरोसिन का। इस तरीके से कुछ और अमीनो एसिड है जैसा कि आर्जिनिन है, इसका भी हम यहाँ पर सेकंड लेटर जो है वो यूज कर रहे हैं। अच्छा, कुछ और अमीनो एसिड है जैसे कि फिनाइल एलानिन है, इसको एफ से शो किया हुआ है क्योंकि हम इसे पी से नहीं शो कर सकते, पी से ऑलरेडी हमने प्रोलीन को शो किया हुआ है। सेकंड लेटर से भी नहीं शो कर सकते क्योंकि हिस्टिडीन उसको हमने एच से शो किया हुआ है। तो इनको हमने एफ से शो किया इस तरीके से, टायरोसिन है उसको वाई से, ट्रिप्टोफैन है इसको हमने डब्ल्यू से शो किया हुआ है। या आप एटलीस्ट ये कर सकते हैं कि अगर आप 3 लेटर इनके यूज करना शुरू कर दें तो वो आपके लिए ज्यादा आसान हो सकता है। जैसे ग्लाइसिन है उसके पास 3 लेटर यूज किए हुए हैं, एलानिन के, प्रोलीन के। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इनके सिंबल कम से कम आपको लाजमी तौर पर आने चाहिए। मतलब इनकी क्लासिफिकेशन में पोलर कौन से, नॉन पोलर, पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज, या आपको इनके सिंबल आने चाहिए। फर्दर यहाँ पर सेकंड पेज की तरफ हम आ रहे हैं, तो यहाँ पर अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर शो किए हुए हैं। स्ट्रक्चर इनके देखिए, स्ट्रक्चर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इनके याद भी करते हैं, और स्ट्रक्चर याद करने का कुछ फायदा ये हो जाता है कि जब हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात करेंगे अस्सलाम वालेकुम तो सर। उसमें, जी वालेकुम सलाम जी। अच्छा, हम अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में देखिए, आपको अगर आप इनके स्ट्रक्चर याद कर सकते हैं तो एक बार आपको याद करना होगा, और उसके बाद इसका आपको फायदा ये हो जाता है कि अगर हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं या इवन के प्रोटीन के फंक्शंस की बात कर रहे हैं, तो अगर आपको अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर पता होगा तो आप किसी भी प्रोटीन में कोई भी हम से करैक्टर को जो पढ़ने जा रहे होते हैं तो उसको अंडरस्टैंड करना आपके लिए आसान हो जाता है। लेकिन अगर आप इनके स्ट्रक्चर नहीं भी याद कर सकते तो कम से कम इनकी क्लासिफिकेशन आपको लाजमी तौर पर पता होनी चाहिए। फर्दर आगे चलते हैं, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, टाइट्रेशन कर्व्स के हवाले से बताया हुआ है। ये टाइट्रेशन किसको बोलते हैं? टाइट्रेशन से मुराद, जैसा कि आपको बताया हुआ है, एडिशन और रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। फर्स्ट लाइन में देखिएगा, एसिड बेस टाइट्रेशन से क्या मुराद है? एसिड बेस टाइट्रेशन से मुराद एडिशन और रिमूवल ऑफ प्रोटॉन है। अच्छा, हम ये टॉपिक क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, अमीनो एसिड की टाइट्रेशन कर्व? तो यहाँ पर कुछ वैल्यूज हैं जैसे कि पीके वैल्यू, जो कि इससे पहले भी आपने फर्स्ट पेज पे देखी थी। तो वो वैल्यूज हमने तमाम अमीनो एसिड की याद तो नहीं करनी होती, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि पीके वैल्यू क्या है या पीएच जो है उससे क्या मुराद है। तो यहाँ पर टाइट्रेशन का टॉपिक इस हवाले से देखना चाह रहे हैं। टाइट्रेशन जैसे कि आपको बता दिया, एडिशन आर, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। उसके बाद फर्दर देखते हैं, यहाँ पर जो इक्वेशन आपको दिखाई हुई है, ये एक अमीनो एसिड यहाँ पर मैंने शो किया है। ये कौन सा अमीनो एसिड है? फर्ज किया हम यहाँ पर बात कर लेते हैं ग्लाइसिन की या एलानिन की बात कर लेते हैं। कुछ बुक्स के अंदर जो टाइट्रेशन कर्व है वो ग्लाइसिन का बताया हुआ है, कुछ बुक के अंदर एलानिन का बताया हुआ है। खैर, आप किसी भी एक अमीनो एसिड की में से टाइट्रेशन कर्व जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आपको दिखाया हुआ है इक्वेशन में, सबसे पहले आर सी और नीचे एक NH3 पॉजिटिव शो किया हुआ है, और साइड पे जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो शो किया हुआ है। और उसके बाद सेकंड इक्वेशन में यहाँ पर दिखाया गया है कि इसमें से एक प्रोटॉन रिमूव होने के बाद फर्दर हमने कहा कि यहाँ पर RCNH3 पॉजिटिव, COO नेगेटिव है। मजीद अगर इसमें से प्रोटॉन रिमूव होता है तो हमने कहा कि NH2 है, यानी कि RCNH2 है, COO नेगेटिव है। जहाँ पे बताना क्या चाहते हैं, देखिए यहाँ पर जो इक्वेशन के स्टार्ट में जो पहली क्वेश्चन जो पहला केमिकल कंपाउंड दिखाया हुआ है, जो पहला अमीनो एसिड दिखाया हुआ है, उसमें दोनों ग्रुप यानी कि NH3 पॉजिटिव ये भी प्रोटॉन के तौर पे एक्ट कर रहा है, प्रोटॉन यानी कि एसिड के तौर पे एक्ट कर रहा है, प्रोटॉन देने की एबिलिटी है इसकी। इसी तरीके से COOH की बात करेंगे तो ये भी एसिड के तौर पे एक्ट कर रहा है यहाँ पर, और इसके अंदर भी एबिलिटी है प्रोटॉन देने की।
देखिए हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए ग्राफ। हम स्टार्ट करेंगे लो पीएच से। जब हम लो पीएच से स्टार्ट करेंगे तो बस आप इक्वेशन जो है उसको भी देखते जाइएगा साथ साथ, जो कि यहाँ पर मैंने शो की हुई है, इनके NH3 पॉजिटिव, CH2 COOH। ये मेन डायग्राम है इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए। जब हम लो पीएच से स्टार्ट करते हैं किसी भी जिस तरह का अमीनो एसिड, जैसे कि यहाँ पर हमने ग्लाइसिन लिया, उसकी हम टाइट्रेशन करने जा रहे हैं। देखिए टाइट्रेशन के लिए दो चीजें होती हैं आपके पास। एक एसिड है, वो आपने बीकर में लिया, जैसा कि हम अमीनो एसिड की बात कर रहे हैं, और इसके अंदर आपने कोई भी बेस है, वो आपने क्या करनी है, ग्रेजुअली उसके अंदर ऐड करनी है। तो जो बेस यहाँ पर हम लेने जा रहे हैं वो कौन सी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो स्टार्ट किया लो पीएच से, और जैसे जैसे आप इसके अंदर बेस ऐड करते जाएंगे तो इसकी पीएच जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। पीएच से क्या मुराद है, पीएच से मुराद कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन है। ठीक हो गई बात। और अब हम ये देखते हैं कि कुछ यहाँ पर पॉइंट्स दिखाए हुए हैं। मिसाल के तौर पर PK1 बताई हुई है, और यहाँ पर वैल्यू बताई हुई है 2.34। मतलब इससे क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि जैसे जैसे आप बेस ऐड कर रहे हैं तो पीएच इस सोल्यूशन की इंक्रीज होती जा रही है। जैसे पीएच पहुंचती है 2.34, तो इस दौरान क्या होता है, इस दौरान हम ये कहते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो अपने हाफ प्रोटॉन जो है वो जो है हाफ प्रोटॉन जो है वो क्या कर चुका होता है, रिलीज कर चुका होता है। मतलब वो किस फॉर्म में होगा, क्योंकि सेकंड दिखाया हुआ है NH3 पॉजिटिव, CH2 और COO नेगेटिव। मैं अपनी बात को रिपीट करना चाहूंगा कि 2.34 PK1 वैल्यू, इससे क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि इस पीएच पर हाफ जो मॉलिक्यूल है ग्लाइसिन के, जिसमें सबसे पहले कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये ये भी एसिड के तौर पे एक्ट कर रहा है, और जो अमीनो ग्रुप NH3 पॉजिटिव, ये भी एसिड के तौर पे एक्ट कर रहा है। लेकिन इनमें से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, कार्बोक्सिलिक COOH, ये हम कहते हैं कि ज्यादा एसिडिक है। तो इस पीएच पे जो कि यहाँ पर मेंशन की हुई है, इसमें हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल जो कि ग्लाइसिन के, ये इसमें जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो अपना प्रोटॉन जो है वो रिलीज कर चुका होता है। अब हम कहते हैं इस स्टेज पर इसको हम नाम देते हैं PK1 वैल्यू, जो कि 2.34 है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऊपर फर्दर, जहाँ पर PI यानी कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बताया हुआ है। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट से क्या मुराद है, इस पॉइंट से मुराद जो कि NH3 पॉजिटिव, CH2 COO नेगेटिव दिखाया हुआ है, अब ये मॉलिक्यूल इस फॉर्म में है। मतलब जो फर्स्ट वाला है वो अब हम कहते हैं कि इस सेकेंड इक्वेशन में दाखिल हो चुका है। इस वक्त सोल्यूशन के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो किस फॉर्म में है, NH3 पॉजिटिव, CH2 COO नेगेटिव, इस फॉर्म में मौजूद है। यानी कि यहाँ पर ये चीज बताना चाह रहा हूँ कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप थे वो मुकम्मल तौर पर अपना प्रोटॉन दे चुके हैं। नेक्स्ट अब किसकी बारी है, जो ऊपर अमीनो ग्रुप NH3 पॉजिटिव दिखाया हुआ है, ये जहाँ पर अपने प्रोटॉन जो है वो रिलीज करना शुरू करेगा। तो नेक्स्ट जो PK2 वैल्यू बताई हुई है वो इसी अमीनो ग्रुप की बताई हुई है, जहाँ पर ये क्या करता है, जहाँ पर हाफ मॉलिक्यूल, यानी कि जो PK2 वैल्यू 9.6 बताई हुई है, यहाँ पे हाफ जो मॉलिक्यूल्स है अमीनो ग्रुप के वो अपना प्रोटॉन जो है वो दे चुके होते हैं। और टाइट्रेशन कंप्लीट कहाँ पर होती है, हमने कहा जो लास्ट पॉइंट बताया हुआ है NH2 CH2 COO नेगेटिव, यहाँ पर अमीनो ग्रुप भी अपने तमाम के तमाम प्रोटॉन जो है वो दे चुका होता है। ठीक है। तो ये हमने टाइट्रेशन के बारे में जहाँ पर देखा, और जो कि PK वैल्यू जो है ये किस चीज़ को डिनोट करती है, मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ ए ग्रुप टू गिव अप अ प्रोटॉन। मतलब कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी ग्रुप जो कि टेंडेंसी रखता है अपना प्रोटॉन देने की, तो इसको हम नाम देते हैं PK वैल्यू। और PK वैल्यू ग्लाइसिन की आपने देख लिया, कार्बोक्सिल ग्रुप की क्या है, और उसके ऊपर जो NH3 पॉजिटिव है उसकी PK वैल्यू क्या है, ये एटलीस्ट आप क्या कर सकते हैं, इसमें याद कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक भी आसान है, इतना टफ नहीं है। इसको आप देख लेंगे, मजीद कोई क्वेश्चन होगा तो आप इसे क्या कर लेंगे, वो आप आस्क कर सकते हैं।
उसके बाद प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। प्रोटीन में सबसे पहले है प्राइमरी स्ट्रक्चर ही आता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं लिखा हुआ टेक्स्ट में, लेकिन वैसे आपको बता देते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर से क्या मुराद होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर से मुराद किसी भी प्रोटीन के अंदर हम सिर्फ सिर्फ जो कोवलेंट बॉन्ड है या पेप्टाइड बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड कौन कौन से हैं? एक पेप्टाइड बॉन्ड है और डाइसल्फाइड बॉन्ड है। या आप कह सकते हैं कि जो स्ट्रेट चेन के अंदर, प्रोटीन की जो एक स्ट्रेट चेन होती है उसके अंदर मौजूद जो बॉन्ड है उनको हम क्या करते हैं यहाँ पर प्राइमरी स्ट्रक्चर में स्टडी करते हैं। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व ओनली कोवलेंट बॉन्ड। कौन कौन सी कोवलेंट बॉन्ड है? एक पेप्टाइड बॉन्ड है और दूसरा इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड है। आपने एफएससी की बुक्स में भी प्राइमरी स्ट्रक्चर की डेफिनेशन देखी होगी कि प्राइमरी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व्स द नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर रेफर्स टू द नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। इसको हम नाम देते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। लेकिन क्या कोई ऐसी प्रोटीन है कि जिसके अंदर सिर्फ प्राइमरी स्ट्रक्चर हो, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ना हो? ऐसी बात नहीं है। हम इसको प्राइमरी स्ट्रक्चर की जो बात कर रहे होते हैं तो इससे मुराद हम इस वक्त सिर्फ इनके कोवलेंट बॉन्ड जो है, हमारी मुराद उससे सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड को स्टडी करना होता है। हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं जहाँ पर मेन जो मैं पढ़ाना चाह रहा था, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। सेकेंडरी स्ट्रक्चर से क्या मुराद है? इट रेफर्स टू द लोकल स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ इट्स मेन चेन एटम। मतलब जो इसके मेन चेन एटम की एक थ्री डायमेंशनल जो कॉन्फ़िगरेशन है, हम उसको स्टडी करते हैं। फर्दर इसको देखेगा विदाउट रिगार्ड टू द कंफर्मेशन ऑफ इट्स साइड चेन और इस रिलेशनशिप टू द अदर सेगमेंट। इससे क्या मुराद है? देखिए, आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि जब भी हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमारे माइंड में सिर्फ एक बॉन्ड आता है जिसको हम नाम देते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड किसके दरमियान बनता है? क्या इसमें आर ग्रुप इन्वॉल्व होता है या नहीं होता? तो इसमें आर ग्रुप इन्वॉल्व नहीं होता। यहाँ पर लाजमी वाज़ेह तौर पर बताया हुआ है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर से मुराद क्या है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर से मुराद इसके हमने सिर्फ जो मेन चेन एटम है उन्हीं को देखना होता है। इसमें साइड चेन को आपने नहीं देखना, या जो आप सेगमेंट हम स्टडी कर रहे हैं, जो हम सेगमेंट स्टडी कर रहे हैं उसको हमने जो उसके करीब वाले दूसरे सेगमेंट्स है उससे हमने कोई किसी किस्म की जो बॉन्डिंग है उसको हम यहाँ पर रेफर नहीं कर रहे होते। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर हम आमतौर पर कौन कौन से पढ़ते हैं? एक अल्फा हेलिक्स पढ़ते हैं, दूसरा बीटा प्लेटेड पढ़ते हैं, और तीसरे नंबर पे जो हम पढ़ते हैं वो बीटा टर्न्स है। सबसे पहले अल्फा हेलिक्स की बात कर लेते हैं। अल्फा हेलिक्स कैसा स्ट्रक्चर है, या हम इसको अल्फा हेलिक्स का क्यों नाम देते हैं? देखें, जो ये स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। और इसकी शेप अगर आप इसको सामने से देखें तो फिर इसकी शेप कैसे होती है? जो कि एक अल्फा है, अल्फा जैसे कि आप लिखते हैं बिल्कुल वैसी शेप होती है। इस वजह से हम इसको नाम देते हैं अल्फा हेलिक्स का। और ये अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर कैसा होता है? पॉलीपेप्टाइड backbone is highly wound around its imaginary axis drawn longitudinally throughout the middle of the axis। मतलब जो इसकी बैकबोन है वो एक इमेजिनरी एक्सिस के गिर्द क्या होती है? लिपटी हुई होती है। और इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं अल्फा हेलिक्स का। और आर ग्रुप जो है वो हम कहते हैं बाहर की तरफ यहाँ पर निकले होते हैं, वो इसमें अंदर की तरफ नहीं होते। हेलिकल ट्विस्ट ऑफ द अल्फा हेलिक्स इज राइट हैंडेड। ये हम कहते हैं हमेशा राइट हैंडेड होता है। स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबलाइज होता है किस चीज से? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आमतौर पे एमसीक्यू में पूछा जाता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन कौन से अमीनो एसिड के दरमियान बनती है। फर्स्ट अमीनो एसिड और जो 4 अमीनो एसिड है उनके दरमियान हम कहते हैं आमतौर पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है यहाँ पर पॉसिबल होती है। इनका 1 और 4 के दरमियान, 2 और 5 के दरमियान हम कहते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन होती है। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कौन कौन से अमीनो एसिड यहाँ पर अपना रोल प्ले करते हैं। देखिए, मैंने आपसे पहले कहा था कि अगर आपको अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर पता होंगे तो फिर आप यहाँ पर
इन स्ट्रक्चर को ज्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसमें बताया कि एलानिन शोज ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म अल्फा हेलिक्स इफ पॉलीपेप्टाइड चेन हैज लॉन्ग ब्लॉक ऑफ ग्लूटामिक एसिड। अच्छा, कौन कौन से, अब हम कहते हैं कि फर्दर बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे अमीनो एसिड है जो कि इस अल्फा हेलिक्स को क्या करते हैं, डीस्टेबलाइज कर सकते हैं। सबसे पहले उसने बताया हुआ कि जैसा कि ग्लूटामिक एसिड है, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज, अगर हम कहते हैं कि अल्फा हेलिक्स के अंदर पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड या नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड करीब करीब होंगे, तो हम कहते हैं कि जो पॉजिटिव और पॉजिटिव अगर करीब होगा तो दूसरे को रिपेल करेंगे। सेम इज द केस अगर नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड आपस में दूसरे के करीब करीब होंगे तो वो इसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से ये हेलिकल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन नहीं हो पाती। तो जहाँ पर हेडिंग देना चाह रहा था मैं कि ऐसे अमीनो एसिड जो कि अल्फा हेलिक्स को क्या कर सकते हैं, डीस्टेबलाइज कर सकते हैं, तो उसमें सबसे पहले बताया पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। इसी तरीके से जो ये वर्ड है बल्कि नहीं है बल्कि बल्कि है, बल्कि अमीनो एसिड जैसे कि सिस्टीन है, आप इनका स्ट्रक्चर दे सकते हैं, सेरीन है, थ्रियोनिन है, ये भी क्या करते हैं कि हम कहते हैं काफी हद तक डीस्टेबलाइज करते हैं इस अल्फा हेलिक्स को। इसके बाद प्रोलीन की बात कर सकते हैं। प्रोलीन का आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर है इस प्रोलीन का, जिसमें उसका अमीनो ग्रुप जो है वो भी क्या कर रहा होता है, उस साइकिल का हिस्सा होता है। तो जो प्रोलीन है कहते हैं कि ये भी डीस्टेबलाइज करती है इस हेलिकल स्ट्रक्चर को। अगर हम आमतौर पर आपसे एमसीक्यू में पूछा जाए कि कौन कौन से अमीनो एसिड हैं जो कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर को डीस्टेबलाइज कर सकते हैं, तो उसमें ग्लाइसिन है और प्रोलीन, ये हम कहते हैं कि खास तौर पे दो ऐसे अमीनो एसिड हैं जो कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर को या अल्फा हेलिक्स को क्या करते हैं, डीस्टेबलाइज करते हैं। प्रोलीन कैसे करता है, क्योंकि उसका जो नाइट्रोजन एटम है वो हम कहते हैं कि कार्बन है कि नाइट्रोजन कार्बन के गिर्द रोटेशन नहीं हो सकती, ठीक है। जो रोटेशन नहीं हो सकती उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन यही है कि नाइट्रोजन जो है वो ऑलरेडी रिंग का हिस्सा होता है और वो रिंग से बाहर नहीं होता। मजीद ये बताया हुआ है कि हाइड्रोजन एटम जो है वो भी, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देख लें प्रोलीन का, तो और ये आपको दिखा देते हैं यहाँ पर, इससे पहले शो किया हो, यहाँ पे देखते हैं। हाँ जी, ये देखिए, ये हमारे पास प्रोलीन बताया होगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि क्योंकि इसका जो नाइट्रोजन एटम है वो क्या है, हम कहते हैं कि वो रिंग का हिस्सा होता है। और मजीद जहाँ पर NH2 लिखा हुआ है, आपको पता है कि नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, वो 3 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर H2 से मुराद क्या है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। खैर, हमने कहा कि नाइट्रोजन जो है वो इसका रिंग का हिस्सा होता है, ये इस वजह से रोटेट नहीं कर पाता। दूसरा, हम कहते हैं इसका जो हाइड्रोजन है वो भी हम कहते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल नहीं होता, जिसकी वजह से हम कहते हैं जब भी अल्फा हेलिक्स के अंदर अगर ये अमीनो एसिड मौजूद होगा तो ये क्या करेगा, डीस्टेबलाइज करेगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर को या अल्फा हेलिक्स को। इस तरीके से ग्लाइसिन की बात की है, देखें जो ग्लाइसिन है ये आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि ये मोस्ट फ्लेक्सिबल अमीनो एसिड है। तो ये क्या कर सकता है, जहां पर ये होगा वहां पर चेन क्या करती है, कुछ ज्यादा ही बेंड कर जाती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं जो हेलिकल स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, डिस्टेबलाइज हो जाता है। खैर, फर्दर देखते हैं बीटा स्ट्रक्चर, जो बीटा प्लेटेड शीट है वो कैसे होती है। ये देखिए, जो आपको स्ट्रक्चर दिखाए हुए हैं इसको हम नाम देते हैं बीटा प्लेटेड का। और बीटा प्लेटेड शीट जो है हम कहते हैं ये पैरेलल भी हो सकती हैं और एंटी पैरेलल भी हो सकती हैं। इसके अलावा मजीद यहाँ पर जो डॉटेड लाइन से बॉन्ड दिखाए हुए हैं, ये यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बताए हुए हैं। बीटा प्लेटेड शीट को भी हम कहते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ही क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। मतलब साइड चेन के अंदर एक एक सेगमेंट है, दूसरा सेगमेंट है, इनके दरमियान क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और वो क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करते हैं। अच्छा, कौन कौन से अमीनो एसिड है जो बीटा प्लेटेड है, उसकी तरफ हम आ जाते हैं। जो बीटा स्ट्रक्चर है, कहते हैं बीटा स्ट्रक्चर पॉलीपेप्टाइड चेन इज एक्सटेंडेड जिगजैग। यहाँ पे हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं होता, बल्कि आपने देख लिया डायग्राम से वो कैसा होता है, जिगजैग स्ट्रक्चर होता है।
और हाइड्रोजन बॉन्ड किसके दरमियान बनते हैं? एडजेसेंट सेगमेंट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन के दरमियान बनते हैं। और मजीद फर्दर क्या बताया हुआ है कि एडजेसेंट चेन इन बीटा शीट कैन बी एदर पैरेलल एंटी पैरेलल, ये भी आपको बता दिया है। आर ग्रुप जो है ऑफ अमीनो एसिड रेजिड्यू। अब ये अमीनो एसिड रेजिड्यू का वर्ड क्यों यूज किया है, इस पर भी फर्दर बात करेंगे। ऑन टचिंग सरफेस मस्ट बी रिलेटिवली स्मॉल। देखें आर ग्रुप अगर शॉर्ट होगा, स्मॉल होगा, तब ही हम कहते हैं बीटा स्ट्रक्चर जो है वो पॉसिबल है। अच्छा, यहाँ पर कुछ एग्जांपल है, जैसा कि सिल्क फाइब्राइन की बात की हुई है, फाइब्राइन ऑफ द स्पाइडर वेब। इनके अंदर हम कहते हैं कि हाई कंटेंट होते हैं कौन कौन से? ग्लाइसिन और एलानिन रेजिड्यू के होते हैं। लिहाजा ये दो अमीनो एसिड इम्पोर्टेंट है इस चीज की फॉर्मेशन में, बीटा स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन में। तीसरा जो स्ट्रक्चर है हमारे पास बीटा टर्न्स हैं। ये बीटा टर्न्स कैसे हैं, यहाँ पर देखते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर आपको दिखाए हुए बीटा टर्न्स, ये भी हम कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आते हैं। अच्छा, बीटा टर्न्स के अंदर खास तौर पे वो बताते हैं कि 4 अमीनो एसिड की यहाँ पर बात की होती है, जैसे कि यहाँ पे 1 है, 2 है, 3rd है और 4th अमीनो एसिड है। जहाँ पर हम कहते हैं कि जो फर्स्ट है और 4 वाला है, ये क्या कर रहे होते हैं यहाँ पर, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये आमतौर पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं। और सेकंड और इसी तरीके से 3rd वाला, सेकंड यहाँ पे प्रोलीन बताया हुआ है और 3rd जो है वो यहाँ पर ग्लाइसिन बताया हुआ है। अब इनका क्या रोल है? ग्लाइसिन मैंने आपको बताया कि वैसे भी मोस्ट फ्लेक्सिबल है, और जो प्रोलीन है वो इस बीटा टर्न में कैसे अपना रोल प्ले करता है? जो प्रोलीन है वो हम कहते हैं कि काफ़ी रिजिड होता है, ठीक है, और उसका यहाँ पर मौजूद होना ज़रूरी है, जिसकी वजह से ही ये बीटा टर्न जो है वो पॉसिबल है। देख लेते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसा है बीटा टर्न्स का। ग्लोबुलर प्रोटीन नियरली 1/3 अमीनो एसिड आर इन टर्न्स वेयर पॉलीपेप्टाइड चेन आर इन रिवर्स डायरेक्शन। स्ट्रक्चर इज 180 डिग्री, आपको दिखा दिया 180 डिग्री पे टर्न करता है। कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ फर्स्ट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद द 4th, ये भी आपको दिखा दिया। पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड ग्रुप ऑफ सेंट्रल टू रेजिड्यू डू नॉट पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी देख लिया। ग्लाइसिन एंड प्रोलीन रेजिड्यू आर ऑफन अकर्स इन बीटा टर्न। और फार्मर यानी कि ग्लाइसिन की बात कर रहे हैं बिकॉज ऑफ इट्स फ्लेक्सिबिलिटी, और लेटर यानी कि जो प्रोलीन की बात कर रहा है उसमें बताया कि ये क्या होता है, पार्टिकुलरली रिस्पॉन्सिव टू अ टाइड चेंज। हम कहते हैं कि ये क्योंकि काफ़ी रिजिड होता है, और ये हम कहते हैं कि इस टर्न में अपना रोल प्ले करता है। अच्छा, ओवरऑल बात कर लेते हैं कि यहाँ पर सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर से क्या मुराद है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर से मुराद हम किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन में सिर्फ किसकी बात कर रहे होते हैं? हम हाइड्रोजन बॉन्ड जो है उसकी बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर आर ग्रुप जो है उसको भी हम इस पे कंसिडर नहीं करते, और इसके अलावा हम कहते हैं जो साइड चेन्स होती हैं उनका इंटरेक्शन भी नहीं देखते। अगर हम टर्शियरी स्ट्रक्चर की बात करें, देखिए टर्शियरी स्ट्रक्चर में जब हम कल पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे, उसमें और बहुत सारे आर ग्रुप की इंटरेक्शन भी शामिल होती है, और भी बहुत सारी इंटरेक्शन जो है वहाँ पर मौजूद होती है। तो यहाँ पर आज मेरा मकसद सिर्फ आपको अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर बताना, टाइट्रेशन कर्व्स के बारे में बताना, और इसके अलावा प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है उसमें वो हमारा मेन टॉपिक था। जी बाबर साहब अगर मौजूद हैं अलाउ कर दें। जी सर, मैंने अलाउ किया हुआ है सर। माइक सबके ऑन है, जिन्होंने क्वेश्चन करने हैं वो कर सकते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जगम साहब आफाक, जी जी, मैंने आवाज़ से पहचान लिया। खैरियत से? बाबर भाई आप भी खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, वो दरमियान से थोड़ा सा वो कनेक्शन लीव और ज्वाइन हो रहा था। टाइट्रेशन जैगम साहब जी हाँ, बस टाइट्रेशन ओवरव्यू कर कर्व्स दें, की बाकी बात जब कर वो उसकी रिकॉर्डिंग टाइट्रे- अपलोड।
जी सर, वो थोड़ा सा बस हल्का सा ब्रीफ कर दे, मैं बाकी लेक्चर पे जी मैं इसको थोड़ी सी रिकॉर्डिंग में समरी सुनूंगा बताना इंशाल्लाह। चाहूंगा जी अफाक साहब, मैं ऐसी थोड़ी जी समरी जी शेयर करना चाहूंगा टाइट्रेशन कर्व की। देखिए टाइट्रेशन कर्व से क्या मुराद है? टाइट्रेशन से मुराद एसिड बेस, जब भी आप एसिड के साथ बेस को क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, तो इससे मुराद आप उसकी टाइट्रेशन कर रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ अमीनो एसिड जैसे ग्लाइसिन है, हमने कहा ये आपके लिए एक एसिड के तौर पे एक्ट करता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपके लिए बेस के तौर पे एक्ट करता है। अच्छा, अब हम आमतौर पे ये देखते हैं, हम कहते हैं जो अमीनो ग्रुप है वो तो बेसिक होता है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो क्या होता है? हमने कहा कि ये एसिडिक होता है। क्यों? क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप के पास टेंडेंसी है या बिल्टी है अपना प्रोटॉन यानी कि हाइड्रोजन देने की, इस वजह से एसिड के तौर पे कंसिडर करते हैं इसको। लेकिन आप देखिए यहाँ पर जो बेस है, यानी कि हम अमाइनो ग्रुप की बात करेंगे, तो वो किस फॉर्म में मौजूद है? वो NH3 पॉजिटिव के फॉर्म में। मतलब अब ये मजीद कोई प्रोटॉन ले नहीं सकता, बल्कि अब इसके अंदर एबिलिटी है कि ये प्रोटॉन देगा। तो यहाँ पर ये भी क्या कर रहा है? एसिड के तौर पे एक्ट कर रहा है। तो जब हम इसकी टाइट्रेशन स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ये देखा जाता है कि कौन सा जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसके अंदर टेंडेंसी या एबिलिटी ज्यादा होती है प्रोटॉन देने की। जो कार्बोक्सिलिक है, हम कहते हैं कि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड के तौर पे एक्ट करता है, तो ये अपना प्रोटॉन सबसे पहले देता है। ठीक है, सबसे ये पहले ये प्रोटॉन देगा, और एक पॉइंट आता है जहां पर हम कहते हैं कि ये अपने हाफ प्रोटॉन जो है वो दे चुका होता है। ठीक है, यानी कि जो 1 है और 2, यहाँ पर आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 और 2 में, तो जो 1 और 2 अगर हम देखें तो हाफ पॉइंट यानी कि 2.34 इस पीएच पे हम कहते हैं कि ये मिक्सचर मौजूद होता है COOH का और COO नेगेटिव, इसका मिक्सचर, मतलब दोनों इक्वल क्वांटिटी में मौजूद होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जब 5.9 इस पीएच की बात करते हैं, इस पर हमने कहा कि मुकम्मल तौर पे टाइट्रेशन हो चुकी है इस कार्बोक्सिलिक की। ठीक है, उसके बाद फर्दर यहाँ पर हम कहते हैं टाइट्रेशन स्टार्ट होती है किस चीज की? NH3 पॉजिटिव की। और 9.6 ये कौन सा पॉइंट है? इस पॉइंट पे फिर आप कहूंगा कि जो NH3 पॉजिटिव है वो तकरीबन इसके जितने मालिक्यूल मौजूद है 10, 20, 50, 100, अगर 100 मौजूद है तो उसमें से 50 जो है वो अपने प्रोटॉन लीव कर चुके होते हैं। ठीक है, दे चुके होते हैं। तो ये यहाँ पर मेन इसकी जो आसान सी समरी है वो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। जज़ाकल्लाह सर। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हाँ देखिए, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के हवाले से मैं फिर आपको कहूँगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपने FSC लेवल पे पढ़ा होगा। ये कुछ मैंने लेनिंजर की किताब से डाटा लिया, तो इसमें से अगर कोई आपका माइंड में क्वेश्चन है तो आप लाजमी पूछिए, वरना मैं आपसे पूछ लूंगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर अमाइनो एसिड रेजिड्यू के बारे में बता दें। हाँ जी, मैंने कहा था कि अमीनो एसिड रेजिड्यू के हवाले से बात करूंगा। देखिए, अगर हम एक सिंगल अमीनो एसिड की बात कर रहे होते हैं तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं अमीनो एसिड का। लेकिन जब हम किसी पॉलीपेप्टाइड चेन की बात करते हैं तो वहां पर कभी भी आपने वर्ड अमीनो एसिड का सिर्फ यूज नहीं करना, बल्कि आप क्या यूज करते हैं? अमीनो एसिड रेजिड्यू का, या अमीनो एसिड रेजिड्यू का वर्ड आप यूज करते हैं। उसकी रीजन क्या होती है? देखिए, वो अपनी ओरिजिनल हालत में नहीं होता, बल्कि दो अमीनो एसिड जब कंबाइन करते हैं, रिमूवल ऑफ वाटर हो चुका होता है। अब आप उसके लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो है अमीनो एसिड रेजिड्यू का। किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन में जब भी हम बात करेंगे, आप किसी भी बुक में पढ़ेंगे, तो वहां पर कभी भी एक पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर अमीनो एसिड का वर्ड यूज नहीं होता, बल्कि अमीनो एसिड रेजिड्यू का। ठीक है, जैसे ग्लूकोटैमिक एसिड रेजिड्यू होगा, इसी तरीके से स्पार्टिक एसिड रेजिड्यू होगा, सिर्फ एक अमीनो एसिड का नाम आप मेंशन नहीं। जी शुक्रिया सर। जी बाबर साहब। जी, और जी हेलो। हाँ जी। सर ये इन्सुलेटर आयन के बारे में जरा बताएं। और हाँ जी दूसरा क्वेश्चन सर, ये है आप सर कि अल्फा देखिए जो चेन और न्यूट्रल बीटा पीएच चेन है में मतलब मेन डिफरेंस क्या है सर? इसमें, अल्फा चेन में सर और बीटा चेन में। हाँ देखिए, अल्फा हेलिक्स, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, देखिए जो वर्ड यूज होते हैं ना, अल्फा बीटा, ये काउंटिंग है। जिस तरह आप 1 2
काउंटिंग जो है 1 2 3 काउंटिंग जो है हम यूज करते हैं, वहां पर ये भी है काउंटिंग अल्फा बीटा गामा, ये काउंटिंग में जिसे कहते हैं शुमार होते हैं। बाकी अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया, ये बिल्कुल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। और जो बीटा प्लीटेड है, ठीक है, वो हेलिकल नहीं है, बल्कि कैसा होता है आप इसको देख सकते हैं कि ये बिल्कुल एक शीट लाइक स्ट्रक्चर जो है, इसको हम नाम देते हैं। अच्छा, अब किसी भी प्रोटीन की बात करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे सिल्क फाइब्रोइन की बात की है, तो उसके अंदर हमने देखा कि उनके अंदर कौन सा स्ट्रक्चर मौजूद है, बीटा स्ट्रक्चर। इनके सेकेंडरी स्ट्रक्चर की आप जब भी बात करेंगे तो इन प्रोटीन्स की बात करेंगे तो इनमें कोई एक जिसे कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर मौजूद होगा, या तो हमने कहा अल्फा हेलिक्स होता है, या फिर हम कहते हैं आमतौर पे जो बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर है वो मौजूद होता है। लेकिन फर्दर आप कुछ ग्लोबुलर प्रोटीन जो है उनके अंदर देखेंगे, उनके अंदर दोनों होते हैं, अल्फा भी होता है बीटा भी होता है। जब कल हम टर्शियरी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो हम इसकी बात करेंगे। बाकी आप पूछ रहे थे ज्यूटर आयंस के हवाले से पूछ रहे थे, तो न्यूट्रल पीएच पे, तो जिसे कहते हैं पीएच 7 है, तो वहां पर आप देख सकते हैं कि वहां पे कोई भी अमीनो एसिड किस फॉर्म में मौजूद होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, यानी कि NH3 पॉजिटिव है, COO नेगेटिव है, इस फॉर्म में मौजूद होता है। इसी को हम नाम देते हैं किस चीज का, ज्यूटर आयन का। यानी कि इस पे एक पॉजिटिव, एक पोल इसका पॉजिटिव और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव होता है। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ जी बाबर सर। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? सर मेरे ख्याल में मेरा क्वेश्चन आ क्वेश्चन चुके हैं। बस लास्ट क्वेश्चन सर मैं जैगम साहब, ये क्वेश्चन था सर। जी 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 जी। सर जी, जो हम ये लिंकेज डिस्कस करते हैं कि अमीनो एसिड्स के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड जो है ये मौजूद होता है, तो वो जो सी और यानी दूसरा जो है ना वो एन ग्रुप जो है ना उसके साथ ये अटैच होता है, इसके लिए कोई एक और टर्म भी यूज की जाती है सर, वो काइंडली बता पेप्टाइड दीजिए बॉन्ड के मेरे लिए माइंड। जी पाई सर। और साई एंगल की तो बात नहीं कर रहे आप? जी सर, आई थिंक सो यही चीजें हैं। हाँ, ये जो नाइट्रोजन और कार्बन है, ठीक है, जो जी जी नाइट्रोजन जी और कार्बन है, जी ये जो एंगल है इसको हम फाई का नाम देते हैं, ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन और जी सर। अल्फा कार्बन है। यहाँ पर शायद आपको जी दिखाया भी होगा प्रोग्राम के अंदर, बाबर साहब को सेंड तो की थी मैंने, पता नहीं अटैच की है जो नहीं की, मेरे ख्याल से अटैच नहीं की मैंने, ठीक है, नीची, हाँ नीची इन्होंने, ठीक है। जो नाइट्रोजन और अल्फा कार्बन जो है इसके दरमियान जो एंगल है इसको फाई का नाम देते हैं, ठीक है, और जो सेकंड एंगल है उसको हम साई का नाम देते हैं। तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है, तो मैं बल्कि ये पॉइंट भी वहां पर ऐड करना चाह रहा था, फिर मैंने कहा कुछ ज्यादा ही डिटेल हो जाएगी और स्टूडेंट के लिए थोड़ा ज्यादा इशू बन जाएगा। तो ये फाई और साई इसका कंसेप्ट जो है वो समझना जो है बहुत यहाँ पर जरूरी है। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो नाइट्रोजन और अल्फा कार्बन जो है इसके दरमियान जो एंगल है इसको फाई का नाम देते हैं। इसी तरीके से ये जो अल्फा कार्बन है और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाली कार्बन है, ठीक है, COO वाली, इसके दरमियान जो एंगल है इसको हम साई का नाम देते हैं। इस तरीके से जो तीसरा एंगल होता है उसको फर्दर हम ओमेगा का नाम देते हैं। थैंक यू सो मच सर। हाँ जी बाबर साहब, आपका कोई क्वेश्चन? बाबर साहब आप सुन रहे हैं? सर मेरा तो क्वेश्चन आपसे होता रहता है, तो बस आई थिंक सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। क्लास एंड करें, अगर कोई और किसी को भी क्वेश्चन रह जाए तो वो ग्रुप में मैसेज कर लेते होते हैं। कुछ अच्छा, लोग मैं हाँ इधर बोलते नहीं है, वो फिर उधर अपना क्वेश्चन टाइप कर देते होते हैं। हाँ जी टाइप कर देते हैं, ठीक है, आपने टाइप का ऑप्शन देखें, आप लोगों ने ना जैसा कल हमें हाँ, फिर डेट उधर पहले पढ़ना, हाँ
जी आज थोड़ा सा इशू ये था कि आज क्योंकि स्क्रीन मैं खुद शो कर रहा था, एक नया काम कर रहा था, ठीक है, तो थोड़ी सी इसमें कंफ्यूजन थी। खैर कोशिश की है मैंने कि सिर्फ आज सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे बात हो, टाइट्रेशन कर्व पे बात हो। अमीनो एसिड के बारे में ना बहुत सारी और टर्म्स हैं जो कि यूज होती हैं जी। बहुत सारी चीजें हैं, डाटा है वो शेयर करने वाला है, वो जैसे जैसे हम ग्रुप के अंदर डिस्कस कर देंगे। ठीक हो गया सर। कोई पूछना चाह रहा है मजीद कोई? नहीं सर, ये उन्होंने तो रिएक्शन ठीक दिए है हैं, क्लैपिंग मजीद की मैं है। क्वेश्चन की मेरी कोशिश होगा, देखें आप लोग इन चीजों को अच्छे से तैयार करें, तो मेरी कोशिश होगी क्वेश्चन बैंक जितना वो मेरा अपना हो, ठीक है, मैं खुद तैयार करूंगा, फिर बाबर साहब टाइप करेंगे तो इंशाल्लाह आपके टेस्ट बनाएंगे, लेकिन ये बायोकेमिस्ट्री के कंप्लीट होने पर। ओके सर, एंड ठीक कर हो दें गया आप क्लास। सर। ओ, ओ, ओ,